साथियों नमस्कार। और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पाँचवीं यूनिट, जो पार्ट बी में पाँचवीं यूनिट है, उसमें जो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर, न्यायालयीन प्रक्रिया की सामान्य जानकारी, इसी क्रम में हम आज दूसरा लेक्चर इसमें समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए इसे शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल है, उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत किस के प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र है? ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, नागरिक अधिकार, स्वीकृति अधिकार, मौलिक अधिकार या बाल अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास जो शक्ति है वो है मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है। इसके बाद हम, ठीक है, देखिए 226 आर्टिकल नंबर 226 में व्यवस्था दी गई है मौलिक अधिकारों से संबंधित। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। देखिए यहाँ अगला सवाल है, दो राज्यों के मध्य विवाद, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो दो राज्यों के मध्य विवाद जो है वो कैसा है? मौलिक अधिकार है, मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। पहला आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में क्या क्या शामिल है? एक तो मौलिक न्यायाधिकार, अपील न्यायिक क्षेत्र, सलाहकार क्षेत्राधिकार। देखिए, मौलिक क्षेत्राधिकार राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। दो राज्यों के बीच विवाद मौलिक अधिकार क्षेत्र का ही हिस्सा है। निचली अदालतों द्वारा तय किए गए आपराधिक या दीवानी मामलों में अपील प्राप्त करना अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। और अगर हम सलाहकार क्षेत्राधिकार की बात करें तो राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व और विधि के मामलों पर सलाह देता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि दो राज्यों के बीच विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र का हिस्सा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक, कोर्ट के यानी जुडिशियल सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है देखेंगे। पहला है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी आवश्यक है। कानून संविधान की भावना के खिलाफ हो तो उसे न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है। अगला है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। और अगला है, अधिकारों का हनन होने पर कोई भी नागरिक अदालत में जा सकता है। देखिए यहाँ क्या है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी आवश्यक है, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी आवश्यक हो, जैसे अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है तो उस पर कोर्ट उस पर मंजूरी देगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कानून संविधान की भावना के खिलाफ हो तो हाँ, अगर संविधान की भावना के खिलाफ है कोई कानून तो उसे अमान्य घोषित कर सकती है। ठीक है, न्यायपालिका एक ऑटोनोमस बॉडी है, कार्यपालिका अपनी अलग बॉडी है, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अधिकारों का हनन होने पर कोई भी नागरिक अदालत में जा सकता है, ये भी मौलिक अधिकार के तहत आता है, तो ये बात सही है। तो कुल मिला के इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा एक, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी मिलना आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेंगे। देखिए साथियों, अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है। किसके समक्ष? कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के समक्ष, या राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया गया है तो वो शपथ लेते हैं, तो वो किसके समक्ष शपथ लेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए ये प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कह रहे हैं 18 हैं, 21 हैं, 24 हैं, 28 हैं। देखिए यहाँ सभी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, भारत में
25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2019 तक, 2019 तक, ठीक है, 2019 से पहले भारत में 24 उच्च न्यायालय हुआ करते थे, ठीक है। अब 2019 के बाद कितने हैं? 25 हैं। 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, ठीक है, जिसका मुख्यालय या जो मतलब प्रधान बेंच है, प्रधान सीट है, मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल सीट बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पर है वो? अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर जस्टिस सिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर 37 जजों का जो है वो मतलब 37 जज इस के लिए मंजूर किए गए हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या हुआ कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हो गए? 25, ठीक है। देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि ये हाईकोर्ट जो है वो 25वां आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट वो 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया था, और इस हाईकोर्ट ने, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर 2019 से अपना कार्य आरंभ किया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें हम देख लेंगे अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल ये है कि देश के कुल, यहाँ पर वही प्रश्न, पुराना प्रश्न है कि देश के कुल 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? देखिए इस प्रश्न के लिए आंसर क्या होगा? 1017। लेकिन अब चूंकि 25 हाईकोर्ट हैं, तो कुल स्वीकृत जजों की संख्या जो है वो कितनी है? वो है आपकी, देखिए 1108 ये संख्या है, 1108 ये कुल स्वीकृत हाईकोर्ट में जज की संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम अगला सवाल देखेंगे। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये किस में कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में, ठीक है, 3 जजों की स्थिति है यहाँ पर, अभी इस समय 3 जज हैं, ठीक है। तो ये सबसे कम संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए हमने कम पढ़ लिया, अभी 3 कितने हैं? सिक्किम में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। कितने हैं? 160 हैं, 160 जज, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे, भारत के 24 उच्च न्यायालयों में सबसे बाद में किसकी स्थापना हुई है? देखिए 24 में की अगर बात करें, तो सबसे बाद की बात करें 24वां, तो सबसे बाद में जो बनाया गया है वो त्रिपुरा है, ठीक है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 26 मार्च 2013 को, 26 मार्च 2013 को। अब अगर इससे बात करें कि जो 24वां हो गया, 23वें की बात करें तो वो मणिपुर है, 25 मार्च 2013 को बनाया गया था, और 23 मार्च 2013 को मेघालय बनाया गया था, 22वां। तो 22, 23, 24 और 25वां कौन सा है? हमने अभी भी पढ़ा, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2019 को बनाया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। देखिए कह रहे हैं बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए ये 1862 में स्थापित किए गए थे, ठीक है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। तो हाईकोर्ट एक्ट जो आपका 1861 था, उसके आधार पर 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे पहले कोलकाता या कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाया गया था, ठीक है, 1862 में। चलिए आगे देख लेंगे। देखिए यहां कह रहे हैं किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक या अस्थायी स्थायी खंडपीठ हैं? तो देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक ऐसा हाईकोर्ट है जिसके सबसे ज़्यादा 3, ठीक है, 3 अन्य इसके क्या हैं? खंडपीठ हैं, ठीक है। तो अगर खंडपीठों की बात करें तो ये 1 मार्च 1948 को बनाया गया था, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, ठीक है। 1 मार्च 1948 को स्थापित किया गया था, ठीक है। 1948 में हमारे देश में कौन गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है।
तो इसकी पीठों की बात करें अगर हम, तो कहाँ कहाँ है, कोहिमा पीठ है एक तो, ठीक है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी जो है, ठीक है, यानी नागालैंड राज्य के लिए भी काम कर रहा है। आइजोल पीठ है एक तो, ठीक है, आइजोल, ठीक है, तो आइजोल कहाँ, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल। और अरुणानगर, सॉरी, ईटानगर, ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये 3 राज्यों के लिए और काम कर रहा है, अपना स्वयं का आसाम गुवाहाटी देख ही रहा है, बाकी 3 अन्य राज्यों के लिए भी देख रहा है। तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी खंडपीठ है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, तो हमें पता है दिल्ली के पास है ऐसा, ठीक है, तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, तो हमने अभी भी पढ़ लिया नागालैंड के पास नहीं है। नागालैंड का उच्च न्यायालय किस में काम, मतलब नागालैंड के लिए काम कहाँ होता है, कहाँ होता है, गुवाहाटी में, ठीक है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में इसको देखा जाता है, ठीक है, नागालैंड को। चलिए अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है, तो अभी भी पढ़ा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो हमें पता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला देखेंगे। कुल संघ शासित प्रदेश या क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है, तो वो कौन सा है, दिल्ली है, ठीक। अगला सवाल देखेंगे। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, अच्छा देखिए साझा उच्च न्यायालयों की बात करें तो वो महाराष्ट्र और गोवा का उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा सी। देखिए भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ, अच्छा कहाँ कहाँ, तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के आधार पर 3 उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित किए गए थे, जिनमें सबसे पहले कोलकाता, ठीक है, मद्रास और बम्बई, ये 3 स्थापित किए गए थे, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहे हैं किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, अभी अभी हमने समझ लिया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के आधार पर ये 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, कौन सा है, गोवा। तो गोवा हमने पढ़ा महाराष्ट्र के, और गोवा के लिए जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, बम्बई। तो बम्बई हाई कोर्ट जो है वो, ठीक है, के अंतर्गत आता है गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। देखिए साथियों दादरा नगर हवेली जो है वो बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन कौन से हो गए, महाराष्ट्र हो गया और गोवा हो गया और एक दादरा नगर हवेली हो गया, ठीक है। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। अगला देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, कोलकाता के, ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ये हमने अभी भी पढ़ा था, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखेंगे, कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक, ठीक है, राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो कैसे स्थापना होगी, क्या तरीका है, तरीका है संसद द्वारा कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, और की गई है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। जैसे हमने अभी भी पढ़ लिया गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट देखिए असम के लिए देखता है, नागालैंड के लिए देखता है, मिजोरम के लिए देखता है, और आपका एक
किसके लिए देखता है? ठीक है, तो इस तरह से है। अच्छा, इसके बाद हम देख रहे हैं महाराष्ट्र और गोवा के लिए, अपना दादरा नगर हवेली के लिए एक अपना कोर्ट है, तो ये है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे उच्च न्यायालय जो अभी हम पढ़ रहे थे गुवाहाटी का, तो उसमें कहाँ कहाँ था हमने बताया, नागालैंड के लिए और मिजोरम के लिए और अरुणाचल प्रदेश के लिए और असम के लिए, तो 4 राज्यों के लिए देखता। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगला सवाल है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? देख, किसी भी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है वो हमारे भारत की संसद के पास है, ये शक्ति। ठीक है, संसद देश की किसी भी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को घटा बढ़ा सकती है। अगला सवाल देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, बिल्कुल ठीक। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ये भी ठीक है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से, ये भी ठीक है। सभी से, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश एडिशनल जजेस की नियुक्ति कम से कम, मतलब जो करता है वो अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? अधिक से अधिक कितने समय के लिए? कम से कम नहीं, अधिक से अधिक। तो 2 वर्ष के लिए ऐसे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था 2 वर्ष के लिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हताओं क्या होनी चाहिए? तो अर्हताओं की अगर बात कर रहे हैं, देखिए, तो कह रहे हैं कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, ये ठीक है। कह रहे हैं उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, ये भी ठीक है। वह किसी उच्च न्यायालय का दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता एडवोकेट रहा हो, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, तो आंसर यही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, हाई कोर्ट में जो जज बनना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या हमने योग्यताएं पढ़ ली? उसकी उम्र 62 साल से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कहीं ना कहीं न्यायिक पद धारण किया हो, और या फिर जो है वो किसी न्यायालय में एडवोकेट रहा हो, दो, है ना, तो ये चीज़ होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, ठीक है, देखिए, वयस्क भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता नहीं, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, बिल्कुल ठीक, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ समक्ष नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो यहाँ ये पेंच है, देखिए, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश हाई कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जो जज है वो किसको इस्तीफा देगा अपना? वो राष्ट्रपति के नाम अपना इस्तीफा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अगर आप उससे शपथ दे रहे हैं या राज्यपाल के समक्ष शपथ ले रहा है तो वो उसी को, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के नाम ही इस्तीफा लिखेगा। अगला देखेंगे, देखिए, कह रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? कहाँ की सकते? संसद में नहीं, विधानसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं, कहीं नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? देखिए, कदाचार, असमर्थता, उपरोक्त दोनों, यही आंसर हो जाएगा। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही इनको हटा सकते हैं आप। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जजेस की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 वर्ष है। ठीक है, 65 वर्ष किसकी है? सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना क्रमशः वेतन मिलता है? देखिए, सैलरी की, वेतन की बात करें अगर हम, तो देखिए हाई कोर्ट के लिए यह मामला, देखिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलता है 2.5 लाख रुपए, ठीक है, और जो अन्य जज होते हैं उनको 2,25,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, ठीक है, और इन्हें राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यही है, कहाँ से देते हैं? संबंधित राज्य की संचित निधि से। यही पूछ रहे हैं कौन सी निधि पर भारित होते हैं, तो भारत के, अगर मतलब भारत सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो भारत की संचित निधि से मिलता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और राज्यों के लिए संबंधित राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस, अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये कब तक बने रहते हैं? 62 वर्ष की, ठीक है। मैक्सिमम एज कितनी है? 62। देखिए अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय, यानी कि कोई अगर हाईकोर्ट के जज हैं, उनकी एज का फैक्टर है, कहीं कोई प्रॉब्लम है एज से संबंधी, तो उसके लिए कौन करेगा निर्णय? तो वो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति इस चीज़ को निपटाते हैं, संभालते हैं, समझा करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का समाधान। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी, ठीक है, ये याद रखने की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला तो कौन है? लीला सेठ, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है इस चीज़ के लिए, ठीक है। काम के आधार पर राष्ट्रपति महोदय कितने भी जजेस को उसमें अपॉइंट कर सकते हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? देखिए, अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख, या उपरोक्त सभी। तो सभी प्रकार के आदेश को जारी कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस याचिका के अंतर्गत निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? देखिए उत्प्रेषण सर्टियोरी, परमादेश मैंडेमस, अधिकार परीक्षा और उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए सभी प्रकार के रिट को जारी कर सकता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, देखिए कह रहे हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। देखिए यहां पर जो आते हैं वो आपके सभी, ठीक है। परमादेश जारी करने के लिए क्या है? उपरोक्त सभी, ये संवैधानिक और ये सांविधिक मौलिक तीनों प्रकार के अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को चेक कर सकता है, ठीक है, चेक कर मतलब उसका अधीक्षण कर सकता है, ठीक है, करता ही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के बारे में सही है? देखिए साथियों, पहला ऑप्शन है वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, यानी उच्च न्यायालय का रिटायर जज कहां पर कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। वह भारत के उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है? नहीं। अगला विकल्प है, वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ हो? नहीं, उसी में, सेम में तो बिल्कुल भी नहीं, और उसके अलावा अन्य किसी उच्च न्यायालय में भी नहीं कर सकता, भारत के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता? नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है। तो आंसर यहां इस प्रश्न के लिए क्या होगा? कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कह रहे हैं उच्च न्यायालय और खंडपीठ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है कर्नाटक उच्च न्यायालय का बंगलौर में खंडपीठ है, ठीक है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल में नहीं, यही गलत है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है, ठीक है, जबलपुर में, यही आंसर हो जाएगा। अन्य की देख लें, राजस्थान का जोधपुर में है और केरल का एर्नाकुलम में है, ये सही है, ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? देखिए जब वित्तीय आपातकाल लगा हो तभी एकमात्र ऐसी स्थिति आएगी जब आप जजेस के सैलरी में कमी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पुंज यानी इनमें से किसने ये कॉन्सेप्ट दिया मोबाइल कोर्ट का, ये पूछ रहे हैं। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, मोबाइल कोर्ट का। देखिए अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता उपरोक्त किसी के द्वारा, राज्य के विधि मंत्री, राज्य सरकार या राज्य के राज्यपाल, ये कोई नहीं कर सकते। उपरोक्त किसी के द्वारा ये निर्णय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? देखिए कितने साल का अनुभव होना चाहिए? 10 साल का, किसी हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में, ठीक है, 10 साल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? क्या आता है? अब देखिए यहाँ कह रहे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, ये तो गलत बात है। राज्यों के बीच परस्पर विवाद, ये क्या है? ये कौन करता है? राज्यों के बीच परस्पर विवाद कौन निपटाता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षण, ये आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए। अगला देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संबंध में कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।